नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं रिसर्च एनालिस्ट हूँ स्टॉक बॉक्स टेक्नोलॉजीज में और आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस स्टैंडर्ड एनालिसिस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस न्यूज़पेपर्स के कुछ बढ़िया आर्टिकल्स एंड यहाँ पे इकोनॉमिक्स, बिजनेस और फाइनेंस से रिलेटेड आर्टिकल्स के कॉज और इफेक्ट को एनालाइज किया जाएगा। तो आप पूरा वीडियो देख सकते हैं, इसे लाइक कर सकते हैं और आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है जो स्पेशली पिछले 10 दिन से ना सारे वीडियोस देख रहे हैं, फॉलो अप कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हैं अब आप समझ लीजिए कि ये इनका ही सीक्वल आगे हम जानने वाले हैं कि अभी तक हम जो पढ़ते आ रहे हैं आगे इसमें क्या हो रहा है। इट्स लाइक अ स्टोरी जो अभी चल रहा है। तो मैं थोड़ा बहुत ओवरव्यू भी दूंगा हर स्टोरी का, ताकि जो नए व्यूअर्स हैं उन्हें भी अच्छे से समझ में आए प्रॉपर्ली। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिकल से। आरबीआई में होल्ड रेपो रेट्स अमड हाई फूड प्राइसेस। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट फूड प्राइसेस यहाँ पे। एंड यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी अभी चल रहा है, ठीक है, इंडिया में और ग्लोबली भी चल रहा है, मेजर वेस्टर्न कंट्रीज में भी। वो है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी के जो डिसीजंस हैं, वो एमपीसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी हमारा चल रहा है, यूएस का चल रहा है, यूरोप, इंग्लैंड, हर जगह थोड़ा थोड़ा सिमिलर ही रहा है। मैं बता देता हूँ इसकी स्टोरी क्या है। कोविड के बाद से आप देखेंगे इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था हर जगह। तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए, इन्फ्लेशन को मात देने के लिए इन्होंने क्या किया, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू इसे कम करने की कोशिश की। मॉनेटरी पॉलिसी में क्या किया जाता है, इन्फ्लेशन अगर ऊपर जाए, ठीक है, महंगाई अगर ऊपर जाए तो इंटरेस्ट को यूज करते हैं ये लोग, इंटरेस्ट को कम कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, सॉरी, इंटरेस्ट को बढ़ाते हैं, महंगाई बढ़ जाती है। तो क्या होता है, जैसा कि पिछले आर्टिकल में हमने कवर किया कि आईफोन्स कैसे इंडिया में इतने बिक रहे हैं, क्रेडिट कार्ड्स की वजह से, राइट, क्योंकि क्रेडिट मिल रहा है लोगों को, लोन तुरंत मिल जा रहा है, लोग उसे खर्च कर दे रहे हैं। तो इंटरेस्ट जब बढ़ जाता है तो यही कंजम्पशन नीचे आ जाता है, राइट। इंटरेस्ट जब बढ़ जाएगा तो इससे क्या होगा, लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, डिमांड गुड्स की नीचे आ जाएगी। जब डिमांड नीचे आएगी, सप्लाई अगर सेम रहेगा तो क्या होगा, ओवरऑल हमें प्राइस करेक्शन देखने को मिलेगा गुड्स का। तो ओवरऑल हम इन्फ्लेशन को कम कर पाएंगे। तो इससे इन्फ्लेशन क्या होता है, डिक्रीज होता है, राइट। सो दिस इज द प्रोसेस मॉनेटरी पॉलिसी का। पूरी दुनिया में यही चल रहा है। तो अब आरबीआई ने बढ़ा तो दिए, लेकिन अब क्या बात है कि अब बात हो रही है घटाने की पूरी दुनिया में, कि अब इंटरेस्ट रेट को घटाया जाए। क्योंकि क्या है कि भाई कंपनीज को भी तो फायदा होगा थोड़ा बहुत अगर इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा तो। इसके अलावा लोग भी थोड़ा खर्च कर पाएंगे। अब कई साल हो गए हैं और महंगाई दर अब ऑफकोर्स टारगेट के पास आ चुका है। लेकिन देखिए, इंडिया में एक अलग प्रॉब्लम है। जब आप महंगाई दर कैलकुलेट करते हैं ना यहाँ पे इंडिया में, तो यहाँ पे आप फूड प्राइसेस को भी अच्छा खासा वेटेज देते हैं, ठीक है। तो यही मैं एक बात करने वाला हूं कि आरबीआई की जो 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने कहा है कि हम तो मेंटेन करेंगे स्टेटस को। स्टेटस को मेंटेन करना मतलब जो है वही चलता रहेगा, ठीक है, फॉर 9th कंसेक्यूटिव पॉलिसी रिव्यू। एंड यहां पर अगर आप देखें तो करीब 250 बेसिस पॉइंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है ओवरऑल इंटरेस्ट रेट्स में, 250 basis points to 6.5% बिटवीन मई 2022 एंड फरवरी 2023। तो एमपीसी ने इसके बाद से रेपो रेट को अनचेंज रखा है पिछले 8 पॉलिसी रिव्यूज में। तो वो घटा नहीं रहे ना बढ़ा रहे हैं, वो सेम रख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम वेट करेंगे। फूड इन्फ्लेशन एक जो पार्ट है हमारा, फूड इन्फ्लेशन में क्या क्या आता है, हमारे सीरियल्स और खाने की चीजें, वेजिटेबल्स, ये एलिवेटेड ही रहती है, बढ़ी हुई रहती है वेदर पैटर्न्स की वजह से, एडवर्स वेदर पैटर्न की वजह से। हीट वेव कंडीशंस कभी आ जाते हैं समर्स में, कभी बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है, या फिर मॉनसून फिर कहीं आता ही नहीं है बिल्कुल। तो इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि जो पेरिशेबल्स है, मतलब वेजिटेबल्स और दूसरे खाने के सामान है, ये काफी प्रेशर में है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल काफी वॉलिटिलिटी है प्राइस में। कभी बहुत सस्ते हो जा रहे हैं, कभी बहुत महंगे हो जा रहे हैं। आप देख रहे होंगे कभी टमाटर 100 रुपए हो जा रहा है, प्याज 100 रुपए, आलू 100 रुपए। तो ये रीजंस हैं कि आपके ओवरऑल जो ब्याज दर है लोन के, एजुकेशन लोन, होम लोन, कार लोन, ये नीचे नहीं आ पा रहा है। इन सबसे के दाम ने हमें परेशान कर रखा है। और पॉजिटिव फ्रंट में इनका कहना है कि जो इन्फ्लेशन है वो हिस्टोरिकली लो है। इसके अलावा अगर आप देखें तो कंडीशंस भी स्ट्रांग है, पॉलिसी भी फोकस्ड है बिल्कुल कि हेडलाइन इन्फ्लेशन को 4% पे लाना है। हमारा टारगेट 4% पे लाना है ब्याज दर को। और ओवरऑल देखिए, रिटेल इन्फ्लेशन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से गेज किया गया 5.08%। तो 5.08% जब तक गिर के 4% नहीं आता, तब तक हो सकता है हम ब्याज दर को यहीं पर देखें। लेकिन फूड इन्फ्लेशन देखिए कितना है, 9.36%। इस रेट से महंगाई बढ़ रही है खाने की चीजों की। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है। बट एक और मैं लॉजिक आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूंगा, बिल्कुल कॉमन सेंस का यूज करिए। क्या आप वेजिटेबल्स
लोन पे ले रहे हैं, क्रेडिट कार्ड पे ले रहे हैं, राइट। अगर मैं आज इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दूं तो क्या आप सब्जियों की डिमांड को आप बढ़ा दोगे या घटा दोगे? सब्जियां आप कम खाना शुरू कर दोगे, सब्जियां ज्यादा खाना शुरू कर दोगे? अगर इंटरेस्ट रेट को अगर घटा दूं तो क्या फूड डिमांड पे फर्क पड़ेगा? तो मेरा सवाल ये है, ठीक है, कि क्या इंटरेस्ट रेट्स या मॉनेटरी पॉलिसी सही में फूड इन्फ्लेशन को नीचे ला सकती है? ये तो गवर्नमेंट को लाना होगा, ये काम गवर्नमेंट का है और काफी दूसरे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है इसमें। बट इस वक्त भी अगर मुझे लगता है इंटरेस्ट रेट बढ़ाए जाए तो हमें नहीं लगता कि ओवरऑल इन्फ्लेशन का जो है डेटा, महंगाई दर, अब इस पे कुछ ज्यादा फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप फूड को हटा दे तो इन्फ्लेशन बिल्कुल टारगेट के पास है, टारगेट पे है, एंड हमें कोई इसमें और ज्यादा कुछ हम पुश नहीं कर सकते, खाली हमें फूड इन्फ्लेशन को ही नीचे लाना है। तो ब्याज दर को घटाने पे अब मुझे नहीं लगता कि इंटरेस्ट रेट को घटाने पे फूड इन्फ्लेशन पे कोई वैसे भी डिफरेंस पड़ने वाला है, कोई इम्पैक्ट होगा इस पे। सो वी हैव टू सी कि क्या ऐसा रीजन है कि आरबीआई अभी भी ये इस तरीके का स्टांस लेके चल रहा है। आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, रिलीफ फॉर होम ओनर्स लाइकली एज फाइनेंस मिनिस्ट्री में मॉडिफाई एलटीसीजी रेजिम। हमने बजट पे वीडियो बनाई थी, बजट का रिव्यू किया था कि क्या है बजट, क्या क्या चीजें हैं इसमें। तो एक प्रपोजल बहुत ही हॉटली डिबेटेड था इस बार, और वो था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स। किसी भी चीज को आप खरीदते हैं, जैसे जमीन, एसेट या फिर शेयर खरीदते हैं, कुछ भी खरीदते हैं, ठीक है, और उसे एक साल से आप ज्यादा होल्ड करते हैं यूजुअली, तो उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और उसको आप बेचते हैं तो उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाता है। वैसे ही एक साल से पहले बेच देंगे तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग जाएगा, वो आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट हुआ, ठीक है। तो ये आई होप सबको क्लियर है। अब इसके अलावा आपको देखना है कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने एक यहाँ पे रिफॉर्म लेकर आई गवर्नमेंट, और यहाँ पे इन्होंने ना इंडेक्सेशन को रिमूव कर दिया बेनिफिट्स अनलिस्टेड एसेट्स के लिए, जैसे कि प्रॉपर्टी, गोल्ड। तो जिसकी वजह से क्या हुआ, कई लोग नाराज हो गए, ठीक है, काफी यहाँ पे लोगों में नाराजगी दिखी, क्योंकि कई सारे जो उन्होंने बहुत ही लो रेट पे, बहुत ही या फिर इनहेरिट किया होगा कोई प्रॉपर्टी को, बहुत पहले खरीदा हुआ होगा, उसमें अगर इंडेक्सेशन बेनिफिट ना मिले तो टैक्स इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है उनके लिए, राइट। तो यहाँ पे बात चल रही है कि जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा, ठीक है, इसमें हो सकता है इंडेक्सेशन का प्रोविजन अप्लाई हो जाए। यस, तो कुछ मोडालिटीज हैं जिसमें वर्कआउट करना पड़ेगा। जो प्रपोज रिजीम है यहाँ पे रिलीफ देना चाहेंगे ये होम ओनर्स को, ठीक है। तो इसीलिए हो सकता है कि इस तरीके की जो चेंजेस है ये लाई जाए, अगले बजट में भी लाए जाए, क्योंकि इससे होम ओनर्स काफी ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और ओवरऑल जो प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट सेक्टर है, अगर आप देखें रियल एस्टेट सेक्टर को, तो इनके शेयर प्राइसेस में भी आपको ड्रॉप मिलेगा, ठीक है। इस सेक्टर को इससे फर्क पड़ रहा है, हो सकता है कि इसके डिमांड पे काफी फर्क पड़ जाए इस चीज से। सो बजट ने ओवरऑल दिया था एक कि कैपिटल गेन्स जो टैक्स है इसमें ओवरऑल किया जाए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को 12.5% किया गया फ्रॉम 20%। और इन्होंने ये भी कहा कि इंडेक्सेशन को हम हटा देंगे, तो टैक्स तो ओवरऑल कम कर दिया, लेकिन इंडेक्सेशन हट जाने से ओवरऑल टैक्स लाइबिलिटी ना लोगों की शायद पहले से और ज्यादा आ रही थी, कई सारे लोगों की। तो ये सर्कमस्टेंशियल भी है, जो पुराने एसेट्स वाले लोग हैं उन्हें शायद और ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। इसके बारे में हम एक और अलग वीडियो बना के भी बात कर सकते हैं। एट फर्स्ट सीएनजी व्हीकल्स राइट पास्ट डीजल इन सेल्स। यस, पहली बार ऐसा हुआ है इंडिया में कि सीएनजी गाड़ियां, गैस से चलने वाली गाड़ियों ने पीछे छोड़ दिया है डीजल वाली गाड़ियों को सेल्स रेस में। यस, जानते हैं क्या है यहाँ पे, और काफी फर्क पड़ेगा इससे ओवरऑल ऑटोमोबाइल सेक्टर पे भी, क्योंकि इससे अगर ये बात सच है और ये कंसिस्टेंटली ऐसा होता है तो वी विल रियलाइज दैट लोगों को सीएनजी गाड़ियां ज्यादा पसंद है डीजल से। और जो कंपनीज सीएनजी पोर्टफोलियो है, जिनके पास स्ट्रॉन्ग, जिनके पास सीएनजी कार्स, ट्रक्स, बसेस हैं, उनको ज्यादा एडवांटेज होगा ग्रोथ में आगे जाके फ्यूचर में, एज कंपेयर टू प्रॉपर जो कंपनीज डीजल और पेट्रोल रख रही थी। तो इससे पता लगता है कि डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है। और हम कल ओला के आईपीओ में भी यही बात कर रहे थे कि अगर आप देखें, ओला सिर्फ एक इलेक्ट्रिक ईवी है, बस इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाती है। वही अगर मैं बजाज टीवीएस को कंपेयर करूं, बजाज को देखिए, अब बजाज सीएनजी भी बेच रहा है, पेट्रोल डीजल भी है, राइट, और उसके अलावा ईवी पे वर्क कर रहा है। तो गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आ गई या लोगों का मन लेट से किसी भी फर्क से या किसी इनोवेशन टेक्नोलॉजी की वजह से एक सेक्टर में प्रॉब्लम हो जाए, एक प्रोडक्ट में प्रॉब्लम हो जाए, दे स्टिल हैव टू
राइट, टू फोकस ऑन एंड टू जनरेट रेवेन्यू। लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट नीश पे वर्क करो ना, तो सबसे बड़ा रिस्क ये रहता है कि आपका कोई डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, राइट। और वो भी ऐसा मार्केट जो बहुत जल्दी चेंज हो रहा है, डेली नए डेवलपमेंट्स आ जा रहे हैं। आप अगर आज की सोच के चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। आपको 1 साल बाद की टेक्नोलॉजी और 5 साल बाद की टेक्नोलॉजी के बारे में सोचना पड़ता है, स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन दोनों सेक्टर्स में। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस पैसेंजर व्हीकल्स इन इंडिया, इन्होंने सरपास किया है डीजल व्हीकल्स को ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। मार्केट लीडर इसमें कौन है? मारुति सुजुकी। 1 in every 3 कार्स जो मारुति बेचता है वो सीएनजी होती है। मतलब 1 out of every 3 कार्स, 33% कार्स मारुति की सीएनजी वाली बिकती है। और उन्होंने कहा कि ऑलमोस्ट 1,90,000, ऑलमोस्ट 18.49% जो ओवरऑल पैसेंजर व्हीकल्स बिकी हैं फर्स्ट क्वार्टर में वो सीएनजी रही है, और करीब 18.41% डीजल थी। तो जो शेयर है सीएनजी का वो रहा है 13.63% एंड डीजल का है 18.34%। तो मारुति की जो फिगर्स है वो सेम रेंज में है एज कलेक्टेड बाय जेटो डायनामिक्स। तो यहाँ पे अगर आप शेयर ऑफ, ये देखिए, इस अगर आप डायग्राम को देखेंगे तो शेयर ऑफ फ्यूल इन व्हीकल्स सोल्ड, जो व्हीकल्स बिक रही हैं उसमें फ्यूल का क्या शेयर अगर आप देखें तो ये कलर है पेट्रोल के लिए, ऑरेंज सीएनजी के लिए, ग्रे ब्राउन है डीजल के लिए एंड येलो है इलेक्ट्रिक के लिए। तो क्वार्टर 2023 से शुरू करते हैं। देखिए थोड़ा पास में चलते हैं। 2023 में 68.8% यहाँ पे क्या है, ये कलर किसका है? पेट्रोल का। ऑरेंज कलर किसका है? 10.8% सीएनजी, और 19% किसका है? डीजल, और फिर 1.2% इलेक्ट्रिक। नंबर 1 किंग कौन था? पेट्रोल। नंबर 2 पे डीजल, नंबर 3 पे सीएनजी, और 4 पे ईवीज। फिर ये थोड़ा सा घट गया पेट्रोल, ठीक है, अभी भी नंबर 2 पे है 2024 में। यहाँ पे सीएनजी कहाँ पे, सॉरी, अभी नंबर 1 पे है अभी भी। पेट्रोल अभी भी आगे भी रहने वाला है, ऑफ कोर्स वी अज्यूम कई सालों तक, बट पेट्रोल नंबर 2 पे, सेम डीजल, नंबर 3 पे सीएनजी, और 4 पे ईवी। लेकिन ग्रोथ देखिए कहाँ है, ईवी यहाँ पे डबल से भी ज्यादा हो गया ग्रोथ में, ठीक है। सीएनजी में 30% की ग्रोथ यहाँ पे अभी देखने को मिल रही है, ऑलमोस्ट 30% से थोड़ी कम, एंड डीजल में 1% की रिडक्शन है। इसके अलावा अगर आप 2025 का देखिए क्वार्टर 1, पेट्रोल नंबर 1 है, लेकिन अब 68.8 था 2 साल पहले और अब 61.4 हो गया। सीएनजी 18.3 हो गया, ऑलमोस्ट 80% इंक्रीमेंट। ये देखिए 10.8% होता था, अब 18.3%, 80% इंक्रीमेंट हुआ है पिछले 2 सालों में। और डीजल तो नीचे ही आते जा रहा है। ईवीज अगर आप देखें तो अब 2.7 से 2.3 ईवी में हमें एक्चुअली पिछले 1 साल में डाउन साइड देखने को मिला है। तो तभी ईवी की जो स्टोरी है जितनी अच्छी बिक रही है, मे बी ये इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं रहेगी। एंड यहाँ पे सीएनजी को लोग देखिए अवॉइड कर रहे थे। देखिए 80% ग्रोथ सीएनजी व्हीकल्स में, इट्स अ वेरी गुड ग्रोथ। तो आपका पोर्टफोलियो है तो आई थिंक टाइम आ गया है रीबैलेंस करने का और सोचने का कि कुछ ऐसी कंपनीज को भी ऐड किया जाए जो सीएनजी पे फोकस कर रही है, ना कि आप सिर्फ एक ईवी में घुसे हुए हो या फिर सिर्फ पेट्रोल कार्स में, राइट। एफएमसीजी फर्म्स बिगिन टू सी वॉल्यूम्स ग्रोथ रिवाइवल। अब हम लोग पूरे 2 महीने से बात कर रहे हैं एफएमसीजी सेक्टर के बारे में। एफएमसीजी सेक्टर आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके और दूसरी जो कंपनीज हैं जो आपको आईटीसी से लेके आप चाहे अडानी विलमार को देखें, सारी एफएमसीजी कंपनीज हैं एंड ये आपको डेली यूज के नेसेसिटी वाले प्रोडक्ट्स सेल करती हैं, राइट। यहाँ पे इश्यू क्या है कि एफएमसीजी कंपनीज थोड़ा परेशान चल रही थी कई सालों से। उनका ये कहना था कि इंडिया में ना रूरल डिमांड आ ही नहीं रहा। मतलब रूरल मार्केट, इंडिया का जो बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ पे कुछ अच्छी ग्रोथ देखने को मिल ही नहीं रही है। लोगों की इनकम ही नहीं बढ़ा है रूरल एरियाज में। बट इस बजट में क्या हुआ कि सबसे पहले तो रूरल के लिए बजट अच्छा आया इस बार, ठीक है। रूरल इंडिया में अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होगा और दूसरा मॉनसून भी बढ़िया आया। तो ये दोनों फैक्टर से क्या होगा, किसानों के पास पैसा ज्यादा आएगा तो एफएमसीजी को इससे काफी फायदा होगा। इस बार सिर्फ मॉनसून अच्छा होने की वजह से आप देखिए बजाज से हीरो मोटर कॉर्प, सारी कंपनीज के शेयर बढ़ गए। क्यों? क्योंकि आपको क्या लगता है जो बाइक्स हैं, पैशन, फिर बजाज की प्लैटिना, डिस्कवर, पल्सर, ये काफी ज्यादा बिकती है रूरल एरियाज में। एंड अगर रूरल एरियाज में मॉनसून अच्छा हो, इनकम अच्छी हो, बजट अच्छा है उनके लिए, तो बहुत खुश होती हैं ये कंपनीज ओवरऑल। तो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कंपनीज ने देखा है अपना रिवाइवल अब पिछले रिसेंट कुछ दिनों में, कुछ वीक्स में। वॉल्यूम ग्रोथ हुई है, पहले से ज्यादा सामान बिक रहा है रूरल एरियाज में, बेटर नंबर्स आ रहे हैं और ये ट्रेंड चलता रहेगा अपकमिंग क्वार्टर्स तक। तो अभी अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर से लेके नेस्ले तक कोई अच्छा परफॉर्मेंस रहा ही नहीं था इनका पिछले 2 सालों में। निफ्टी कहां से कहां पहुंच गई और एफएमसीजी स्टॉक्स वहीं के वहीं पड़े हुए हैं। तो अब शायद इनकी बारी आ चुकी है। यूनिलीवर ने वॉल्यूम्स ग्रोथ देखी अप्रैल से जून में और ग्रोथ रेट ऑफ 4% इन्होंने यहां पे शो किया। एफएमसीजी कंपनीज
रिसीविंग एंड पे रही है कंज्यूमर टर्निंग के, ठीक है। ओवरऑल रूरल इंडिया अगर हम बात करें, डाबर ने इन्वेस्टर्स को कहा कि हिंट है रिवाइवल का। डाबर का भी यही मानना है, जो दूसरे एफएमसीजी कंपनीज का मानना है ओवरऑल, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम पिक कर रहे हैं, इनके सामान पहले से ज्यादा बिक रहे हैं और अब और ज्यादा पिक करेंगे। और जो एबिलिटी है लेकिन इनकी प्राइस इंक्रीज करने की ये नीचे जा रही है, ठीक है। लेकिन ये सबसेकेंड क्वार्टर्स में बेटर हो जाएगी जब ओवरऑल कॉस्ट वगैरह भी नीचे आ जाएगा। तो कंसिक्वेंटली जो रूरल ग्रोथ है ना, वो यूजुअली जो सरपास करता है अर्बन ग्रोथ को, वो पीछे चल रहा था कुछ सालों से, बट अब यहां फिर से हो सकता है जो रूरल इंडिया है वो अर्बन इंडिया को ग्रोथ के टर्म्स में फिर से बीट करना शुरू कर दे। ओवरऑल रूरल डिमांड रिकवरी एक बहुत बड़ा सिग्नल है इस चीज का। तो कंपनीज काफी ऑप्टिमिस्टिक है। अगर आप जितनी देखिए, ब्रिटानिया की हमने बात करी, ब्रिटानिया यहाँ पे काफी अच्छा एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके बाद हमने बात कर ली यूनिलीवर की, HUL की बात कर ली है हमने, और इसके अलावा डाबर के कमेंट्स हमने देख लिए क्या है। तो वी एक्सपेक्ट कि यहाँ पे काफी बढ़िया यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जिन लोगों के पास FMCG कंपनीज होगी उनको और भी एडवांटेज ये है कि मार्केट जब भी क्रैश हो या नीचे आए तो FMCG स्टॉक्स ये एक बहुत बढ़िया हेज होता है आपके लिए, ठीक है। ये आपके पोर्टफोलियो में यूजुअली लोग रखते हैं ताकि हेज की तरह काम करे। और आज भी हमने यही देखा, बजट वाले दिन भी यही देखा, और इलेक्शन के रिजल्ट के दिन जब मार्केट 10% नीचे थे सारे स्टॉक्स, ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव थे। तो यस, ये थोड़ा विपरीत भी चलते हैं, तो ये काफी अच्छे हेज की तरह भी काम करते हैं। अवेटिंग पॉलिसी ऑन हाइब्रिड्स, ग्रीन टेक, भार्गव। अब देखिए यहाँ पे हमारी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी गवर्नमेंट से, जो थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट हमारा रहा है। हमारा एक सिंपल लॉजिक है, और यहाँ पे मारुति सुजुकी इंडिया भी इसी चीज पे बेट कर रहा है। वो वेट कर रहा है गवर्नमेंट पॉलिसी का, जहां एक फ्रेमवर्क आए जो प्रमोट करे सारी ग्रीन टेक्नोलॉजीज को। ऐसा नहीं कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल को हम प्रमोट करेंगे। आपको क्या चाहिए? आपको ग्रीन टेक्नोलॉजी चाहिए ना, जरूरी थोड़ी है कि वो सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, राइट। तो मारुति कह रहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने में बहुत समय लगेगा, अगले 50 साल लगेंगे। इंडिया में भी 90,000 पेट्रोल पंप है ऑलमोस्ट, ठीक है। CNG कितने साल से चल रहा है? CNG के सिर्फ 5,500 स्टेशन है। आप सोचिए ये डेटा। पेट्रोल पंप्स इंडिया में कितने हैं अभी? पेट्रोल पंप्स हैं करीब 88,000 के करीब होंगे मेरे ख्याल से। डेटा थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, बट अप्रोक्सीमेटली यही है। एंड CNG स्टेशन कितने हैं जो इतने साल से चल रहा है? करीब 5 से 6,000 मात्र, ठीक है। आप देखते हैं पेट्रोल स्टेशन पे अभी भी कई बार बहुत लंबी लाइन लग जाती है आपके शहरों में, और CNG में तो हमेशा लंबी लाइन लगी रहती है। अब आप EV ला रहे हैं, CNG 5 मिनट में आप भर देते हैं, पेट्रोल आप 5 मिनट में भर देते हैं, लेकिन EV में कुछ घंटे तो लगेंगे आपको। तो किस तरीके से हम इतना इंफ्रा सेटअप कर सकते हैं अगले कुछ ही सालों में कि अगर सारे लोग EV लेना यूज कर दे, 50% कार्स पे अगर EV बिकना शुरू कर दे, तो हम लोग इसको सपोर्ट कर पाए। दिस इज गोइंग टू बी रियली ट्रबलसम। एंड मारुति यहाँ पे बहुत लॉजिकल है, वो कह रहा है कि आप हाइब्रिड कार्स को प्रमोट करो। हाइब्रिड EV प्लस पेट्रोल दोनों है, ये बहुत अच्छा एवरेज दे रही है, और काफी इनका ओवरऑल अगर आप देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस और पोल्यूशन बहुत ही कम है एज कंपेयर टू पेट्रोल एंड डीजल व्हीकल्स। तो आपको तो कार्बन न्यूट्रल बनना है, जरूरी थोड़ी आप EV से बनोगे, है ना। और EV वगैरह में मारुति का ये मानना है कि अगले 50-60 साल आराम से लगेंगे पूरा डेवलप करने में, तब भी सफिशिएंट नहीं होगा वो। तो मारुति सुजुकी और दूसरी जापानीज कंपनी जैसे टोयोटा भी पुश कर रही है। टोयोटा देखिए हाइड्रोजन कार्स की भी बात करती है, टोयोटा हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे भी वर्क कर रही है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, देखिए टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये सच रेट जो टैक्स कट्स है इनके अगेंस्ट है। इनका कहना है कि पूरा जोर सिर्फ EV पे रहना चाहिए, तभी EV ग्रो कर सकता है एंड तभी हम डीकार्बनाइज कर सकते हैं इंडिया के रोड्स को। तो EVs पर सिर्फ 5% टैक्स लगता है, GST। लेकिन हाइब्रिड कार जो बहुत कम पोल्यूशन करती है किसी पेट्रोल डीजल कार से, उस पर 28% GST लग जाता है। तो ओवरऑल है तो ये काफी ग्रीन पेट्रोल डीजल से, तो आप पनिश कर रहे हो एक तरीके से लोगों को ग्रीन टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने से, ठीक है, इन्वेस्ट करने के लिए। तो ये नहीं होना चाहिए। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बड़ा समझदारी का काम किया, और रजिस्ट्रेशन टैक्स जो 8 से 10% होता है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल्स के लिए, वो इन्होंने वेव ऑफ कर दिया। सो यूपी गवर्नमेंट, ठीक है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इतना बढ़िया डिसीजन लिया है इस चीज के लिए। एंड वी वांट कि दूसरे स्टेट्स तो नहीं, बट सेंटर को भी अर्ज करें कि हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को इंडिया में प्रमोट किया जाए। जो दुनिया भर की कार कंपनीज हैं ये भी बेवकूफ नहीं है अगर वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर रही है हाइब्रिड टेक्नोलॉजी में। तो यूपी जैसे स्टेट्स ऑलरेडी अगर इस डायरेक्शन में है, देन आई थिंक स्पेशली जो डेवलप्ड स्टेट्स हैं उन्हें एक लेसन लेना चाहिए इससे। एंड
एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो होना चाहिए इंडिया के पास, जिसमें अलग अलग गाड़ियां हो, अलग अलग टेक्नोलॉजी पे बेस्ड हो, और लेकिन सारी ग्रीन टेक्नोलॉजी हो और सारी ग्रीन हो। ठीक है, बेसिकली हमें कार्बन एमिशन कम करना है, पोल्यूशन कम करना है, वो किसी भी तरीके से करें, इट शुड नॉट मैटर। आज सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पे अगर आप फोकस कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप बाकी जगह जो इनोवेशन हो रहा है उसे आप किल कर रहे हो। सो वी हैव टू सी कि ये ना हो। चीप चाइनीज इंपोर्ट्स हर्टिंग डोमेस्टिक मार्केट। मेटल सेक्टर के बारे में मैं बात कर रहा था, मैंने पिछले वीडियो में, आप देख लीजिएगा, मैंने समझाया है, मैं इसे दोबारा पूरा कॉन्सेप्ट आपको नहीं समझाऊंगा कि स्टील इंडस्ट्री को किस तरीके से थोड़ा नुकसान हो रहा है। इंडिया का स्टील इंडस्ट्री बहुत ही बढ़िया चल रहा था, बहुत ही बढ़िया ग्रोथ, ऑटोमोबाइल ग्रेड के स्टील भी बन रहे हैं हमारे यहाँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि चाइना में ओवर सप्लाई क्रिएट हो गया, चाइना ग्रो नहीं कर रहा, तो लो कॉस्ट इंपोर्ट जो चाइना से आ रहे हैं वो इम्पैक्ट कर रहे हैं स्टील प्राइसेस को, और ये इन्वेस्टमेंट प्लान्स को हर्ट कर सकते हैं स्टील मेकर्स के। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करें तो जो एक्सपोर्ट्स आ रहे हैं हमारे चाइना से और वियतनाम से, ये इतने सस्ते हो जाते हैं, इस तरीके से इस प्राइस पे रखते हैं कि ये हमें परेशान करते हैं हमारे लोकल स्टील कंपनीज को। और इनका ये कहना है कि इट्स नॉट दैट चाइनीज स्टील कंपनीज आर मेकिंग प्रॉफिट एट दीज प्राइसेस। मैं कह रहा हूं कि जो मेरा कंपेटिटर है, चाइनीज है, वो भी पैसा नहीं कमा रहे हैं स्टील बेच के इतने कम दाम पे। ठीक है, बट वो बेच इसलिए रहे हैं क्योंकि उनके पास स्टॉक पड़ा है, रखा हुआ है, बिक नहीं रहा, उसको रखने का कॉस्ट ज्यादा हो गया। आप देखिए, स्टील को स्टोर तो आपको करना पड़ेगा ना, आपकी इन्वेंट्री वेयर हाउस फुल हो गए हैं, आप उसको बाहर ऐसे ही रखे हुए हो, तो इससे बढ़िया वो किसी भी दाम पे बिक जाए, बस वो वहां से हट जाए, आपका कॉस्ट ही वापस आ जाए, आप सैलरी पे कर दो। आप एज अ बिजनेसमैन ये सोचते हो, मैं आपको बताऊं तो ये प्रॉब्लम चाइना के साथ है। अब चाइना प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहा है? हमारे इंडियंस के थ्रू सॉल्व कर रहा है। वो इंडिया में डंप कर रहा है ये चीजें, और ग्लोबली भी डंप कर रहा है कई जगहों पे। तो जो बिगमेंट एक डेटा है, एक मार्केट इंटेलिजेंस और प्राइस रिपोर्टिंग फर्म है, कि जो एवरेज प्राइस है हॉट रोल्ड कॉइल HRC, एक बेंचमार्क होता है ये फ्लैट स्टील का, उसने एक नॉक लिया है ईयर ऑन ईयर पे। ठीक है, यहाँ पे कंपेयर टू 59,900 पर टन जो इसका प्राइस था, अब 52,600 हो गया है। तो स्टील कंपनीज के कॉस्ट सेम है, एक्सपेक्टेशन सब सेम है, अचानक से एक थर्ड पार्टी आ जाता है जो मार्केट में स्टील की सप्लाई बढ़ा देता है और बहुत सस्ते दाम पे बेचने लगता है। तो हमारी स्टील इंडस्ट्री को इससे हमें प्रोटेक्ट करना होगा, स्टील इंडस्ट्री का ये कहना है, तभी हम ग्रो कर पाएंगे। और रिजल्ट्स देखिए, इस बार इस महीने मेटल सेक्टर बहुत ही पुअर परफॉर्मर रहा है इंडेक्स में। निफ्टी में भी कोई बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन नहीं रहा। ओवरऑल JSW स्टील को देखें, जिंदल स्टील को देखें, टाटा स्टील को देखें, वेदांता को देखें, सब थोड़ा परेशान है। और इनका ये कहना है कि कोई रिलीफ, नो रिलीफ और नहीं, हम कोई रिलीफ नहीं है हमारा, और स्टील प्राइसेस जो हैं वो वहीं के वहीं है, इनपुट कॉस्ट उल्टा और बढ़ जा रहे हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज होते जा रहा है, तो हमारे पास कैश फ्लो कहाँ से आएंगे भाई, हम खर्च कहाँ से करेंगे? चाइनीज स्टील इंडस्ट्री जो 5% का मार्जिन कमाती है सिर्फ अच्छे समय में भी, ठीक है, वो उसकी तरह इंडियन स्टील इंडस्ट्री बिल्कुल भी नहीं है। इंडियन स्टील इंडस्ट्री वेल पोजिशन है कंपेटिटिवनेस के व्यू से, और सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी की बात भी नहीं है। ठीक है, हमें अच्छा खासा यहाँ इन्वेस्टमेंट भी करना है, और थाउजेंड्स ऑफ करोड़ हमें चाहिए नए स्टील प्लांट्स बढ़ाने के लिए इंडिया में, नए जो प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए अपने आप को इक्विप करने के लिए ओवरऑल। तो चाइना में वीक स्टील कंजम्पशन रहा, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम ये आ गई कि वो अपने स्टील के जो इन्वेंट्री है वो दूसरी कंपनीज में भेजने लग गए। तो ये जो सरप्लस है, इसको सरप्लस बोलते हैं हम, ऑफ स्टील, वियतनाम भी ऐड कर रहा है इस प्रॉब्लम में, और जो जापान से इंपोर्ट्स हैं और कोरिया से इंपोर्ट्स हैं ये भी बढ़ गए हैं। तो इंडिया बेसिकली जो डोमेस्टिक है कंपनीज हैं, ये शिकार बन रही हैं इन फॉरेन कंपनीज का। इंडिया FTA विद ओमान हिट्स मार्केट एक्सेस रोड ब्लॉक। यहाँ पे नियरली फाइनलाइज कर दिया था हमने पैक्ट विद एक, जहां पे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट हम लोग प्रपोज कर रहे थे इंडिया और ओमान के बीच में, और एक स्पीड ब्रेकर आ गया है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि जो डिफरेंसेस हैं ओवर मार्केट एक्सेस फॉर पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो लोग अवेयर है इस मैटर से वो कह रहे हैं कि इंडिया फ्री ट्रेड अग्रीमेंट कर रहा था, FTA। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी भी कंट्री के साथ हमें लगता है यार इनके साथ हम काफी सारी इनसे चीजें हम इंपोर्ट कर सकते हैं और इनको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं चीजें, तो एक काम करते हैं, हम टैक्स फ्री कर देते हैं सिलेक्टिवली चीजों पे, और दोनों का फायदा होगा, दोनों के बीच में ट्रेड बढ़ेगा। इस सिंपल एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, दैट्स इट। ठीक है, अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर आप जानना चाहते हैं तो आप सर्च कर लीजिए, हमारे चैनल पे एक पूरी वीडियो भी है डेडिकेटेड, इससे उसमें डीपली हमने डाइव किया है कि क्या होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो जो यहाँ पे मेन एरिया ऑफ कंटेंशन है न्यू दिल्ली के लिए, कि हमें कुछ पेट्रोकेमिकल है उसके लिए ना ज्यादा एक्सेस मिले, ज्यादा हम एक्सेस कर पाए उन्हें, तो ग्रेटर मार्केट एक्सेस मिल जाए
पॉलीथिलीन के लिए और इसी तरीके से कुछ इंटरमीडिएट्स के लिए जो यूज किए जाते हैं प्लास्टिक, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के मैन्युफैक्चरिंग में। ये करीब 7.5% का ड्यूटी लगता है इन पे, इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया में। तो दोनों साइड ने कंक्लूड किया कि जो प्रोसेस है लीगल ट्रेड एग्रीमेंट का, जो ट्रेड एग्रीमेंट है और प्रोसेस है लीगल स्क्रबिंग ऑफ टैक्स एंड प्रपोज एफटीए, ये स्टार्ट हो गया था फरवरी में, और ये था कि जैसी नई सरकार आएगी तुरंत ये साइन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। क्या है ये? सबसे पहले अगर आप देखेंगे ओवरऑल, तो न्यू दिल्ली ने अग्री किया कि वो हाफ कर देंगे 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी ऑन पेट्रोकेमिकल्स इन फेज मैनर, मतलब पहले थोड़ा 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 करके कुछ टाइम में हम लोग कर देंगे यहाँ पे। एक चैलेंज, और ये था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इंडिया के बीच में, ये जो ट्रेड एग्रीमेंट था मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब सेम ऐसा ही हम करना चाह रहे हैं किसके साथ? ओमान के साथ, राइट। तो यहाँ पे ये है कि जो वेस्ट एशियन नेशंस है वो अपना फोकस कर रहे हैं वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की तरफ ड्यू टू COP28 डिसीजन टू ट्रांजिशन अवे फ्रॉम फॉसिल फ्यूल। हम COP ने क्या डिसाइड किया कि फॉसिल फ्यूल से हमें दूर जाना है, शिफ्ट करना है ग्रीन एरियाज में। तो इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे हमारा फोकस भी है ओवरऑल। तो यहाँ पे क्या इशू है हमारे पास? ये वरिड है कि अगर कंप्लीट मार्केट एक्सेस जो है वो हर्ट कर देगा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स को, जो इंडियन प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर ऑयल कंपनीज कर रही हैं, जिसकी, और ये प्रेजेंट रख देगा ग्रेटर मार्केट एक्सेस के लिए फॉर अदर गल्फ नेशंस। तो इंडिया को अगर ये मिल जाता है तो बाकी गल्फ नेशंस के लिए भी एक प्रेसिडेंट हो जाएगा कि उन्हें भी इस तरीके की चीजें करनी पड़ेंगी। तो कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेड डील जो है वेस्ट एशियन नेशन इज अ पार्ट ऑफ इंडियाज कीननेस टू इंप्रूव इट्स रिलेशंस। वेस्ट एशियन कंट्रीज जो मिडल ईस्ट है बेसिकली, इससे हम अपने रिलेशंस को इंप्रूव करना चाहते हैं। ओमान के साथ हमारे 5000 साल पुरानी हिस्ट्री है, ठीक है, ट्रेड की। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे हमारी रिलेशंस बेटर हो, बट हमें इस तरीके के मार्केट एक्सेस मिले, हमें थोड़ा एडवांटेज ज्यादा मिले, बिकॉज हम यहाँ पे एक बहुत बड़े प्लेयर भी हैं। ओवरऑल अगर आप पेट्रोकेमिकल की बात करें, ओवरऑल हम दुनिया में दूसरे नंबर पे आते हैं, सबसे ज्यादा इंपोर्ट भी करते हैं हम लोग क्रूड ऑयल। तो यहाँ पे दूसरी कंट्री को भी काफी बेनिफिट मिल सकता है अगर इस तरीके की चीजें निगोशिएट हो और इस तरीके के एग्रीमेंट को हम लोग कंक्लूड कर पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जरूर इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।